नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि मध्य पूर्व में जो एक लंबा टकराव चल रहा था, बड़ा खूनी टकराव चल रहा था, वो फिलहाल शांत हो गया है। ये खुशी की बात है और ये इस खुशी का इजहार आपको गज़ा पट्टी में, फ़िलिस्तीनी इलाकों में देखने को मिल सकता है, इज़राइल के अंदर देखने को मिल सकता है। जश्न का माहौल है। हमास ने जो बंधक बनाए थे उनको रिहा कर दिया है। इज़राइल ने जिन्हें बंधक बनाया था, कैद में रखा था, उन्हें रिहा कर रहा है। और इस तरह से एक नई शुरुआत हो रही है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल की संसद में कहा कि मध्य पूर्व का ये ऐतिहासिक नया सवेरा है। निश्चित रूप से ये नया सवेरा है और वो अगर कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो गया है, तब तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा नया सवेरा है। जो अरब मुल्क हैं वहाँ भी एक राहत की सांस ली जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में इसको लेकर एक बड़ा समुदाय है जो नाखुश है। उसे लग रहा है कि ये समझौता दरअसल फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों पर चोट करने वाला है और वहाँ उसका विरोध भी हो रहा है। तो ठीक है, जहाँ पिछले 2 साल से लगातार कत्ले आम चल रहा हो इज़राइल की तरफ से, हर दिन 150 लोग मारे जा रहे हों, घायल हो रहे हों, हज़ारों टन बम इज़राइल ने जिस धरती पर पटक दिए हों, बहुत सारे लोग अपंग हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, तमाम तरह के समस्या झेल रहे हैं, भुखमरी फैली हुई है, बीमारियां फैली हुई हैं, वहाँ अगर ये युद्ध रुक रहा है तो ये जश्न मनाने की बात है। लेकिन इस जश्न में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो युद्ध हुआ है ये दरअसल युद्ध नहीं था। ये एक तरफा हमला था, एक तरफा नरसंहार था जो इज़राइल ने किया। और इज़राइल के पीछे जो देश थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे हथियारों से, फंड से, वो भी इस युद्ध में शामिल थे। चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, यूरोप के दूसरे देश हों, ये सब मिलकर इज़राइल के साथ गज़ा पट्टी पर खूंखार तरीके से हमले कर रहे थे। इसलिए इन तमाम देशों के, भले ही डोनाल्ड ट्रंप अभी शांति के दूत बने हों, शांति के मसीहा बने हों, दरअसल उनके हाथों पर भी खून लगा हुआ है फ़िलिस्तीनियों का। इज़राइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के हाथों में खून लगा हुआ है, वहाँ की सरकार के हाथों में खून लगा हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि जो मध्य पूर्व के अरब ममालिक हैं और जो फ़िलिस्तीन के अधिकारों की बात करते हैं लेकिन इस दौरान खामोश रहे, खून उनके भी हाथों में लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं किए कि गज़ा में रहने वाले जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको बचाया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। वो इज़राइल के सामने बिल्कुल बौने नज़र आए, बिल्कुल ऐसा लगा कि उन्होंने समर्पण कर दिया। और अब तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वाशिंगटन पोस्ट की, वो ये भी कह रही हैं कि तुर्की और कुछ देशों ने इज़राइल को कई तरह से मदद भी की है, हथियारों के मामले में भी मदद की है। तो तुर्की यहाँ तो फ़िलिस्तीनियों का पैरोकार बनता फिरता है और उधर इज़राइल के साथ भी खड़ा है। तो ये दो तरफा, दो मुँही बातें और दोगलापन ये मध्य पूर्व के देशों का भी उजागर हुआ है। तो ये बहुत ख़तरनाक खूनी खेल था जो 7 अक्टूबर को 2 साल पहले शुरू हुआ था। अब उस पर विराम लगा है, लेकिन ये पूरी तरह से थम गया है, रुक गया है, ये कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं इज़राइल बार बार युद्ध विराम भंग करने के मामले में कुख्यात रहा है। वो किसी भी समझौते को नहीं मानता रहा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, सहमतियों का बार बार उल्लंघन किया है, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है, और सिर्फ इसलिए उल्लंघन करता रहा है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये दुनिया में अगर 2 सबसे बड़े आतंकवादी हैं तो वो इज़राइल और अमेरिका हैं। ये तमाम तरह के आतंकवाद को जन्म देते हैं और ख़ुद आतंकवाद फैलाते हैं। तो ये दोनों देशों की वजह से गज़ा पट्टी पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ। और अभी भी जो समझौता किया गया है, युद्ध विराम किया गया है जिन शर्तों पर, वो भी कोई फ़िलिस्तीनियों के लिए भविष्य में उम्मीद की किरण नहीं दिखाता। ठीक है, आज फ़िलिस्तीनी
खुश हैं, क्योंकि 2 साल से वो झेल रहे थे, उसके बाद थोड़ा भी अगर राहत मिलती है, रेस्पाइट मिलता है, तो खुशी होना लाजमी है। बहुत सारे फ़िलिस्तीनी जो दरबदर हो गए थे वापस लौट रहे हैं, लेकिन वहाँ तो मलबा है, वहाँ तो पूरा ध्वंस मचा दिया था इज़राइल ने। इन 2 सालों में उसने आधिकारिक रूप से 70,000 लोगों को मारा है और लाखों लोगों को अपाहिज किया है। बहुत सारे लोग बीमार हैं, बुरी तरह से भुखमरी के शिकार हुए हैं, और ये तो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं। जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इज़राइल ने इन 2 सालों में 3 लाख लोगों का कत्लेआम किया है। ये हाल के इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार किसी भी देश ने नहीं किया है, और इसीलिए पश्चिमी देशों की जनता की आत्माओं को भी कचोटने लगा था। उनके अंदर भी ग्लानि पैदा होने लगी थी कि उनकी सरकारें इस नरसंहार का हिस्सेदार हैं, और इसीलिए आपने देखा कि बड़े बड़े प्रदर्शन हुए ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी। इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए, एक दबाव बना, और ये मजबूरी में अमेरिका इस दबाव को और नहीं बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि यूरोप के देश ही उससे अलग होते दिख रहे थे, क्योंकि बार बार मान्यता दे रहे थे फ़िलिस्तीनी देश को, राष्ट्र को, और जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया था ट्रंप के लिए कि किसी तरह से कोई समझौता, सहमति हो जाए जल्दी से, ताकि ये दबाव हटे। हालांकि उसका एक मकसद उनका नोबेल पुरस्कार हासिल करना भी था, उसकी डेडलाइन आ रही थी, और वो चाह रहे थे कि जल्दी से ये समझौता हो जाए, तो उनकी उपलब्धियों में ये एक और शांति समझौता शामिल हो जाएगा, तो उनका क्लेम बहुत मजबूत हो जाएगा। तो वो हुआ नहीं, नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला, लेकिन अब ये जो उपलब्धि है निश्चित रूप से उनकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में लोग देख रहे हैं। हालांकि जो कुछ हुआ उसके लिए वो और उनका देश जिम्मेदार था, चाहे ये हो चाहे बाइडेन हो, दोनों जिम्मेदार थे, पूरा देश जिम्मेदार था, और पूरे पश्चिमी मुल्क जिम्मेदार थे, जिन्होंने अपनी आत्मा को कुचल कर इजराइल का साथ दिया। बहरहाल ये सब हो चुका है, लेकिन आगे क्या उम्मीद की किरण है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ शांति कायम हो पाएगी? ठीक है कि इजरायली सेना येलो लाइन की तरफ अब बढ़ रही हैं, वहाँ गज़ा पट्टी खाली कर रहे हैं, लेकिन येलो लाइन वाला क्षेत्र भी गज़ा पट्टी का हिस्सा ही है, तो पूरी तरह से वो गज़ा पट्टी खाली भी नहीं कर रहे हैं। और तमाम तरह की शर्तें ला दी गई हैं, जिसमें हमास को एक तरह से फ़िलिस्तीन से बाहर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, उससे हथियार डालने को भी कहा गया है। इधर इजराइल कुछ त्याग नहीं कर रहा है, वो हथियार नहीं डालेगा, वो कोई आश्वासन नहीं दे रहा है कि वो युद्ध विराम भंग नहीं करेगा, हमले नहीं करेगा और फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देगा। इस पे किसी पर भी वो सहमत नहीं है। तो ये समझौता एक तरफा हुआ है, दबाव में हुआ है, मजबूरी में हुआ है, लेकिन ये समझौता टिक पाएगा, इसको लेकर बहुत संदेह हैं। बहुत सारे संदेह इसलिए हैं कि इजराइल पर कोई भरोसा नहीं करता और नेतन्याहू पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक ये जंग चलेगी तब तक उनकी कुर्सी बची रहेगी, और जब तक कुर्सी बची रहेगी तब तक वो जेल जाने से बचे रहेंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन इजराइल के अंदर भी लोगों को इतना भड़का दिया गया है, इतना माहौल इस तरह का बना दिया गया है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए ये सब करना आसान हो गया है। आगे का रास्ता बहुत साफ सुथरा नहीं है। कम से कम मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये कितने दिन चलेगा। हो सकता है कि ये भी एक साजिश का हिस्सा हो ये समझौता, और जैसे ही बंधक वापस आए इजराइल के तेवर फिर बदल जाएं, इजराइल फिर आमादा हो जाए, क्योंकि बंधकों की वजह से भी इजराइल के अंदर प्रेशर उन पर बढ़ रहा था। अब बंधक वापस आ गए हैं तो वो फिर अपनी करतूतें शुरू कर देगा, फ़िलिस्तीनी इलाकों में सेटलमेंट की कोशिशें बढ़ा देगा, जहाँ तहाँ कब्ज़ा करेगा, जहाँ तहाँ फ़िलिस्तीनियों को परेशान करेगा, उनको गोली मारेगा। ये तमाम चीज़ें वो दूसरे तरीके से कर सकता है, जिसे आप युद्ध विराम के उल्लंघन की संज्ञा तो नहीं दे सकते, लेकिन इजराइल मनमानी करता रहेगा। उसकी मनमानियों पर रोक लगाने के लिए ट्रंप कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, पश्चिमी देश कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, और जो अरब मुल्क हैं उनसे तो आप कोई उम्मीद कीजिए नहीं। उनका दोगलापन बार बार उजागर होता रहा है। वो
इस तरह के युद्ध में कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो सारे अमेरिकी दबाव में हैं, अमेरिकी पिट्ठू हैं वो, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये अमेरिका की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। अगर ये समझौता फेल होता है, अगर इजराइल अभी भी मनमानी करता है और अमेरिका करने देता है, तो जाहिर है कि ये ट्रंप की नाकामी होगी, अमेरिका की नाकामी होगी कि वो एक समझौता करवाकर उसे लागू नहीं करवा पाए। ये पहला फेज़ है, एक सामान्य फेज़ है, इसको बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं मानना चाहिए जैसा दावा कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक नया सवेरा है। ये ठीक है, एक राहत है, एक विराम है, लेकिन सवेरा तो तब होगा जब वहाँ पूर्ण शांति कायम होगी और फिलिस्तीनियों का अपना एक देश बनेगा, मुकम्मल देश बनेगा। इजराइल भी सुरक्षित रहे, फिलिस्तीन भी सुरक्षित रहे, इसके इंतजाम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।